ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अगले सीएम कौन बनेंगे, इस पे हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग राय, अलग अलग आधार, अलग अलग दलीलें निकल कर सामने आई, लेकिन सीएम कौन बनेंगे इसके बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े प्रचंड जनादेश के बाद आखिर नई सरकार की रणनीति क्या होगी। क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन से 6 महीने पहले तुहिन सिन्हा साहब इलेक्शन से 6 महीने पहले इस गठबंधन ने कई सारे लोक लुभावन घोषणाएं की और कहा यह भी जा रहा है कि इनमें से कई घोषणाएं जो है वो चुनाव में रंग दिखाई भी। अब नई सरकार के सामने आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और फोकस क्या रह सकता है? इतना तो बता सकते हैं, ये तो प्रवक्ता के दायरे में आता है। प्रश्न है, फोकस का जहां तक प्रश्न है, पिछले 6 महीने में 96,000 करोड़ के जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हुई थी, उन्हें कार्यान्वित किया गया था, जिसमें कि लाडकी बहन योजना का केवल उसमें केवल 46,000 करोड़ उसमें लगे थे। तो सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी और तीव्रता के साथ उनको लागू किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ विकास के नए आयाम तय होंगे। आपको जानकारी होगी, आप फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले क्वार्टर में महाराष्ट्र को 53% जो एफडीआई पूरे देश में आए हैं उसके 53% जो है वो केवल महाराष्ट्र में आया है, अर्थात 70,000 करोड़ के लगभग जो है वो महाराष्ट्र में आया है। अब शायद अगाड़ी की पार्टियों को इनकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में था कि महाराष्ट्र की कंट्रीब्यूशन नेशनल एफडीआई में 40% तक हम ले जाएंगे, तो 53% ऑलरेडी है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की प्राप्ति, उस प्राप्ति की ओर और तीव्रता से महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ वैचारिक विषयों पर भी खूब अग्रसर होकर खूब मजबूती के साथ काम होने वाला है। हमने देखा है कि कांग्रेस शासित जो राज्य रहे हैं, विशेषकर कर्नाटक, वहां पर किस प्रकार से पिछले 2 महीनों में वक्फ बोर्ड को खुली छूट दी गई है प्रॉपर्टीज को हड़पने में। ये महाराष्ट्र में नहीं होगा। महाराष्ट्र में यूसीसी की ओर हम आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम बहुमुखी तरीके से काम करेंगे और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ विकास के नए आयाम को तय करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। सुशील व्यास जी, इस चुनाव में विपक्ष ने 2 मुद्दे काफ़ी जोर से उसे उठाए थे, इनफैक्ट 3 मुद्दे, लेकिन शायद जनता ने उसको बहुत हद तक स्वीकारा नहीं। लेकिन जो नई सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी की अगुवाई में हो, लेकिन गठबंधन तो आपका रहेगा ही, तो उसमें इन मुद्दों पर क्या रवैया रहेगा? पहला किसानों का मुद्दा था, दूसरा आपको मराठा आरक्षण का मुद्दा था, तीसरा यहाँ पे भी था, किसान में 2 थे, एक कॉटन के किसान थे, दूसरा सोयाबीन के किसान थे। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर के आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? लक्ष्मण जी, तुहिन सिन्हा जी ने जो कहा उन बातों को मैं मानता हूं। वो तो खैर विकास के कार्य अनवरत चलते रहेंगे, कल्याणकारी योजना लागू होती रहेगी। जो 3 मुद्दे आपने बताए, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, जो समय समय पर वो मराठा समाज जो असंतोष आरक्षण को लेके हम देखने को मिला पिछले 2-2.5 साल से, उसको एड्रेस करने का काम वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया। वो खुद चल के गए, जरंगे पाटिल जहां वो आंदोलन कर रहे थे नई मुंबई में, वहां पहुंचे, उन्होंने वहां शिवाजी महाराज की शपथ लेकर के सार्वजनिक रूप से घोषणा की, इसको मैं यथाशीघ्र एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और आपने देखा कि 15-20 दिनों के अंदर उन्होंने 20 फरवरी 2024 को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष अधिवेशन बुला करके सारे तमाम राजनीतिक दलों को एक बोर्ड पे लाके एक राय से उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया 10% आरक्षण देने का मराठा समाज को। और उनको कुणबी एक समाज होता है, कुणबी समाज के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एप्लीकेशन के माध्यम से उनको अगर हो सके तो उसमें उस तरीके से भी उनको आरक्षण मिले। लेकिन वो लाखों की संख्या में एप्लीकेशन आए तो उसका एक समय है, उसको एक जांच करने की एक प्रक्रिया है। कानून को आप बाईपास नहीं कर सकते। पूर्ववर्ती सरकारों ने की, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया, आरक्षण दिया जल्दबाजी में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषित रूप से कहा कि मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो कानून के दायरे में नहीं आता है।
कानून के चौखट में बैठते हुए कोई काम हो, किसी समाज को हम अगर आरक्षण दे सकते हैं तो देने का काम करेंगे, और वही हमारी प्रक्रिया शुरू है। अब किसानों की बात आपने की। अब चूंकि दुर्भाग्य से चुनाव की घोषणा अक्टूबर में हो चुकी थी और ये मुद्दा अचानक उठ के बड़ी बड़ी तादाद में जब हम लोग चुनाव प्रचार में जब जमीनी हकीकत जानने गए तब हमारे सामने आया। फिर भी इसेंशियल कमोडिटी को देखते हुए हमने एमएसपी की जो दर है उसको, और उसमें जो फर्क आता है किसानों को मिलता है, उसको हमने मराठी में एक नाम दिया भावांतर। वो जो डिफरेंस जो है उस किसान को हम किस तरह से सब्सिडाइज करें, ये हमने एक योजना बनाई। प्लस पहले था 12% तक मॉइस्चर हो तो वो हम चीज खरीदेंगे, अब हमने उसको रियायत दे के कहा 15% तक भी मॉइस्चर अगर होगा तभी सरकार उसको खरीदेगी, और अगर क्वांटिटी की कोई सीमा नहीं, अगर 1 किलो भी है या 5 किलो भी है तो भी सरकार उसको खरीदेगी। ये तमाम तरह की चीजें हैं, उनका कल्याण बोर्ड बनाया गया। लेकिन अब क्या है, वो आचार संहिता लग गई थी, अब वो आचार संहिता आज खत्म हुई है, और अब देखेंगे कि अब नई सरकार हमारी ही बनी है तो सारी किसानों की भी जो समस्या है उसको एड्रेस किया जाएगा। समय समय पर जो ये मराठा समाज हो या ओबीसी हो जो आंदोलित है उनके प्रश्नों को भी एड्रेस किया जाएगा। इस सर्वमान्य तरीके से सबको साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वाक्य है उसको यथावत हम लोग मानते हुए उसी पद चिन्हों पर चलते हुए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। मयूर पारेख जी, हाँ बिल्कुल मयूर पारेख जी, मैं चूंकि इन्होंने मराठा आरक्षण की बात भी की, डिटेल में जवाब भी दिया, मैं ये सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। चूंकि जैसा कि एक माहौल बना हुआ है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ना देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मराठा समुदाय को एकजुट करने की जो अब तक सफलता रही है वो कितना सफल हो पाएगा, और मराठा आरक्षण का मुद्दा वापस फिर से नहीं गरमाएगा क्या? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ चूँकि है तो बहुत दूर का मामला, लेकिन भाजपा बहुत दूर तक सोचती है, एडवांस प्लानिंग करती है, वो आगे चलकर लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, मैं जो मराठा आरक्षण वाले मुद्दे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों का अगर मैं कोरिलेशन देखता हूं तो मुझे हमेशा यही दिखता है कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने इस मुद्दे को जब वो मुख्यमंत्री थे तो बड़े बखूबी हैंडल किया। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस समय मराठा आरक्षण को उन्होंने कोर्ट में टिकवाया, और जब तक वो उस पद पे बने रहे तब तक उन्होंने उसको प्रॉपरली यूज किया। आप पूरे इस आंदोलन की रूपरेखा देखिए। जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले उसने डैमेज किया एनसीपी पार्टी को, शरद पवार की एनसीपी पार्टी को डैमेज किया। उस समय कमान किसके पास थी राज्य की? देवेंद्र फडणवीस इसके पास। लेकिन बाद में जब ये आंदोलन आगे बढ़ा तो ये बीजेपी की तरफ मुड़ा और बीजेपी को लोकसभा में इस आंदोलन ने डैमेज किया। तब देवेंद्र फडणवीस जो थे वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थे। तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो संसद में भी कह चुके हैं कि ये आरक्षण जो है वो कोर्ट में कैसे टिके, ये देखना उनके लिए प्रायोरिटी होगी। अब देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल, सबसे मजबूत और आज की डेट में सबसे आगे अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही है महाराष्ट्र में इस रेस में। लेकिन मैं जब ये देखता हूं कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या उस बिहार के चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में किसी ओबीसी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है? बस यही एक मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर मैं खुद उलझा हुआ हूं। इसके अलावा जो पूरे के पूरे गणित है वो गणित संपूर्ण रूप से देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अब नए समीकरण में नए नंबर के साथ, जो पिछली सरकार थी उनके नंबर समीकरण अलग अलग थे, अब नए समीकरण है जहां पे भाजपा बहुमत से बहुत कम सीटों के साथ है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, इस गठबंधन की सरकार बनेगी, तो क्या काम करने का तौर तरीका वही रहेगा जो हमने अब से कुछ हफ्ते पहले तक देखा था, कि नहीं अब बदल जाएगा? नहीं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है। काम करना तो बहुत जरूरी होगा क्योंकि एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद का स्तर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा इस सरकार से। तो ये सरकारें समझ नहीं पाती और तब समझती हैं जब वो बड़े आंकड़ों के साथ आती हैं और अच्छे काम नहीं कर पाती और एकदम से मूड स्विंग उनके खिलाफ चला जाता है जनता का, और फिर उनको रियलाइज होता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो
तो मुझे यकीन है कि बीजेपी बहुत अच्छे से इस बात को समझती होगी, क्योंकि उम्मीद का स्तर कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा आगे होगा। अभी आप लोग मराठा आरक्षण की बात कर रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके डिटेल्स में जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो जनता चाहेगी कि ये डिसाइसिव सरकार हो। ऐसी जनता ने 5 साल में 2.5 साल वाली स्थितियां देख ली हैं, वो उकता गई, वो ऊब गई, वो परेशान हो गई। इसीलिए ये मैंडेट निकल कर आया कि नहीं, जिसको देना है एकदम स्पष्ट बहुमत देना है, जिस भी अलायंस को देना है। तो ये सारी चीजें जनता के मन में होंगी, और जो भी अलायंस है, अलायंस के रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जनता जो है, जनता का एक किस्म का इरिटेशन था, और ये बहुत राज्यों में अब देखने को मिलता है कि जनता ज्यादा जोड़ तोड़, गिरते पड़ते जो सरकारें होती हैं, ये नेता बदला, वो नेता बदला, इस सब से बहुत खुश नहीं है। और ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि वो चाहती है अच्छा बुरा जो भी होगा वो तय करके दे देगी वोट अपना 5 साल के बाद, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेबल गवर्नमेंट उसको मिले। ये मैं जनता की तरफ से बात कर रहा हूं, और ये मेरे लिए सीधा सबक था। मैंने पहले भी बाकी चैनल्स पे कहा जिस दिन रिजल्ट्स आए इस इलेक्शन से महाराष्ट्र के, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है, देश की इतनी मुंबई इतनी खास जगह है, आर्थिक राजधानी है, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। तो इतना अनस्टेबल जो है वो वहां की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि उसका डायरेक्ट बेयरिंग रिफ्लेक्शन जो है वो देश पर पड़ता है, दिल्ली पर पड़ता है। तो इसीलिए जो भी सरकार होगी वो कैसे काम करेगी ये तो मैं नहीं बता सकता कि और पहले वाली कैसे कर रही थी और दोनों में क्या तुलना होगी, लेकिन ये जरूर होगा कि उम्मीद के तराजू पर उस पर बहुत वजन होगा कि वो एक्ट करे और फास्ट करे, और दिखना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव होना चाहिए वो एक्शन उसका। बिल्कुल संगीत रागी जी, हमारे पास समय अब समाप्त हो रहा है, 1 मिनट बचे हुए हैं। अगर आप मुझे संक्षिप्त में बता सके कि जिस तरीके की उम्मीदें, लोगों की अपेक्षाएं बहुत हाई हैं, जैसा कि अभिज्ञान बता रहे थे, ऐसे में सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, यहाँ तक कि नए मुख्यमंत्री के चयन में, फिर उसके कामकाज की प्राथमिकताओं में? देखिए, मुझे लगता है 4 हिस्से हैं। एक तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको आप चलाइए। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है उनको आप एड्रेस कीजिए। तीसरा, एक कहावत है कि आप इतना भी अंदर नहीं चबा लें जिससे कि आपको अपच हो जाए। तो कल्याणकारी योजनाओं को रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, और इसके लिए वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। ये 3 फैक्टर हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्टर है एड्रेसिंग द आइडियोलॉजी। भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों ने मुंबई को घेर रखा है, महाराष्ट्र में पूरी एक डेमोग्राफी चेंज करने के लिए उन्होंने काम किया है, और वक्फ बोर्ड ऐसे जो चीजें हैं उन पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक मैंडेट मिला है, वो मैंडेट हिंदुत्व का मैंडेट है, और उसको इनको ले जाना चाहिए, जिसको कहते हैं ना परवान चढ़ाना चाहिए। उसमें इनको किंतु परंतु विदुर की तरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इसको गहराई से, गंभीरता से, जैसा कि और प्रधानमंत्री ने मुझे लगता है कि इसके संकेत भी दे दिए जब कहा उन्होंने कि देश को एक बहुत बड़ा महामंत्र मिल गया है। तो ये संकेत साफ हैं, और मुझे लगता है कि आने वाली सरकार के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर भी यहाँ पे काम करेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। तो अब से कुछ ही घंटों में हो सकता है कि महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाए, और ये सारे सस्पेंस भी खत्म हो जाए, और जो हमारे गेस्ट ने शो के आखिर में बताया कि जो भी नए सीएम होंगे उनके सामने ये सारी चुनौतियां हो सकती हैं। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे, कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? या फिर भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह यहां भी कोई सरप्राइज देगी? ये सवाल सबके मन में बना हुआ है, और इसके पीछे वजह भी है। दरअसल बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया है कि वही असली शिवसेना है।
वैसे तो महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे की अगुवाई में लड़ा गया था, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा ये घोषणा उस वक्त नहीं हुई थी। और अब नतीजों के बाद सीएम को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र का मामला अब दिल्ली दरबार में पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी और फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। हालांकि उस वक्त औपचारिक ऐलान नहीं होगा और फिर संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, वहां पर औपचारिक मुहर लगेगी नाम पर और फिर औपचारिक ऐलान होगा। ऐसे में हो सकता है कि 1-2 दिन और आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन जब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं होता तब तक सवाल यही है कि सीएम को लेकर किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। महाराष्ट्र का किंग कौन होगा? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और चर्चा में हमारे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार 100 से ज्यादा सीटें जीतकर आई है, वहीं शिंदे की शिवसेना ने साबित कर दिया है कि वो ही असली शिवसेना है। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद अजीत पवार की एनसीपी का स्ट्राइक रेट भी बढ़िया रहा है। सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद मुख्यमंत्री को लेकर पेंच फंस गया है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे सीएम पद के दावेदार हैं। खबर है कि महाराष्ट्र के सीएम पर फैसला दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद होगा। बीजेपी 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 2022 में जब शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति सरकार बनी थी तो फडणवीस को मजबूरी में डिप्टी सीएम बनना पड़ा था। बीजेपी के नेता फडणवीस की दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक की जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2014 से 19 को महाराष्ट्र को प्रगति और प्रोग्रेस के मार्ग पे लेके गए थे। विरोधी पक्ष नेता थे तभी भी उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छी तरह से और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी को भी पूछेंगे, नींद में भी उठाएंगे ना तो भी नाम देवेंद्र फडणवीस ही आएगा। महायुति ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ा था। शिवसेना मुख्यमंत्री की लाडकी बहन योजना को गेम चेंजर बता रही है। शिवसेना के नेता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। वो सीएम के लिए बिहार का फॉर्मूला भी सुझा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, ये हमें विश्वास है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने गेम पलट दिया। चुनाव में एनसीपी 41 सीटें जीत कर आई है। खबर है कि अजीत पवार की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हालांकि एनसीपी की परफॉर्मेंस को देखते हुए पार्टी के कई नेताओं की हसरत एक बार अजीत दादा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देने की है। अजीत दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के लिए किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है, देवेंद्र फडणवीस की या एकनाथ शिंदे की? क्या बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में चलेगा या फिर इतने शानदार जनादेश के बाद भी 2.5 साल जैसा कोई फॉर्मूला आजमाने की कोशिश होगी? या शिंदे व्यावहारिक राजनीति को समझते हुए केंद्र राज्य में अपनी ज्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित कर लेंगे और सीएम की कुर्सी का त्याग करके अपना बड़प्पन दिखाएंगे? आज चर्चा में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं खास मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, शिवसेना के प्रवक्ता सुशील व्यास, राजनीतिक विश्लेषक अभिज्ञान प्रकाश
और संगीत रागी और वरिष्ठ पत्रकार मयूर पारिक। सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। तुहिन सिन्हा साहब, अभी आपने सुना बयान नितेश राणे जी का कि कार्यकर्ता को नींद में भी जगा को पूछेंगे तो एक ही नाम बोलेगा, वह है देवेंद्र फडणवीस। कार्यकर्ता सिर्फ इन्हीं का यह बयान नहीं है, ये कई लोगों से बातचीत हुई तो पिछले 24 घंटे से इस तरह के बयान आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो कई क्षेत्रों में सीएम के तौर पे इनके पोस्टर भी लगाए गए थे। तो अब सिर्फ औपचारिकता समझें या फिर कोई तीसरा विकल्प भी भाजपा सोच सकती है, इसका रास्ता खुला हुआ है? देखिए, अभी नमस्ते सबको नमस्ते। देखिए, 2 दिन हुए हैं, 48 घंटे हुए हैं, एक भव्य जीत, अप्रत्याशित ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की है। स्ट्राइक रेट 88.5%, जो कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त आप दीजिए कि एमएलएज भी जश्न मना सके, अपने लोगों के साथ थोड़ा आराम कर सके। एक दिन के अंदर कल नाम की घोषणा हो जाएगी। हमें नाम पता है लेकिन हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हर बीजेपी कार्यकर्ता को नाम पता है, नाम की घोषणा भी हो जाएगी। देखिए, बड़ा मुद्दा यह है कि दोनों के बीच का, भाजपा और विपक्ष के बीच का अंतर देखिए। पूरे कैंपेन के दौरान हमारे लिए ये विषय था ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे लिए विषय था जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारे लिए विषय था महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाए। हमारे लिए वैचारिक मुद्दे थे, एक है तो सेफ है। लेकिन विपक्ष दूसरी ओर केवल और केवल कौन बनेगा मुख्यमंत्री के विषय पर ही फंसा रहा, और आज उनका हश्र क्या हुआ। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, पिछले 2.5 वर्षों से देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री थे। क्या उनका कद छोटा हुआ है? क्या उनका कार्यभार छोटा हुआ है? क्या उनकी गरिमा कम हुई है? लेकिन अब वक्त बदला है, अब कुछ नए निर्णय लिए जाएंगे जिसके बारे में आपको कल सूचना मिल जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे 2 बातें जो आपने कही तुहिन सिन्हा साहब, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अंडरलाइन करने लायक है। एक कि स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा भाजपा का रहा है, दूसरा कि हर कार्यकर्ता को पता है कि कौन बनने वाले हैं। और इसको अंडरलाइन करते हुए मैं जाऊँ, शिवसेना के प्रवक्ता हैं सुशील व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील व्यास जी, इस लाइन को अंडरलाइन करते हुए आपको क्या संकेत निकल कर सामने आ रहा है? हालांकि यहाँ पे आप लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के फॉर्मूले को क्यों नहीं यहाँ अपनाया जा सकता है। लक्ष्मण जी नमस्कार। जी नमस्कार। जब हम कोई गठबंधन की राजनीति में चुनाव लड़ते हैं तो स्ट्राइक रेट बेमानी हो जाता है। हम मिल के चुनाव लड़ते हैं, इकट्ठा चुनाव लड़ते हैं। हमारे तीनों दलों के जो रैंक एंड फाइल है, नेता हैं, उन्होंने एक साथ एक ध्येय के साथ कि हमें महायुति की सरकार लाना है। हमारे जो ये वर्तमान विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे जीत के आए, ये तीनों दलों के सामूहिक प्रयास से कार्य हुआ है। और वो नतीजा हम देख रहे हैं कि हमारी जो तमाम योजनाएं थी 2.5 साल से, विकास की गंगा जो वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जन कल्याणकारी योजनाएं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ये तमाम चीजों को लेकर के जो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, वो एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है। और उस समय जब हम स्ट्राइक रेट देखते हैं तो स्ट्राइक रेट देखना बेमानी हो जाता है। ये सफलता है तो सामूहिक है, असफलता है तो सामूहिक है। ये हमारी इकट्ठा जो उपलब्धि है। तो वो बात रही वहां पे। अब रही बात चुनाव की, तो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, और इसमें कोई विवाद भी नहीं है कि वर्तमान विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में घोषित रूप से वर्तमान मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया और हमने जीत हासिल की। अब उसके बाद ये भी हुआ कि तीनों दलों की घोषित ये भी नीति थी कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद बैठेंगे, तीनों दल के शीर्षस्थ नेता आपस में तय करेंगे, जो भी निर्वाचित नेता होगा वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। अब वो समय अभी आएगा, 1 आध दिन में हम निर्णय ले लेंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। आप निश्चिंत रहिए और महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता निश्चिंत रह सकती है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के तीनों दलों में कोई विवाद नहीं होने वाला, न था, न है, न होगा। लेकिन अब उसकी एक प्रक्रिया है, जैसे तुहिन भाई बता रहे थे कि एक प्रक्रिया है, सभी दलों को अपना अपना नेता चुनना है। हमने हमारा नेता आदरणीय एकनाथ राव जी को आज चुन लिया, शरद पवार अपने अजित पवार जी ने अपने दल का नेता अजित पवार जी को चुन लिया। अब बीजेपी का नेता भी चुना जाएगा। अब वो कौन होता है, क्या होता है, ये उनका अपना विषय है। उसके बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा, पर उसमें कोई विवाद नहीं होगा, ये आप अंडरलाइन समझ सकते हैं।
नहीं, बिल्कुल सुशील व्यास जी, हमें इस बात में कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि तीनों दलों में कोई विवाद नहीं है, लेकिन जब तक कि नाम का ऐलान नहीं होता है एक तरीके से पोस्चरिंग होती है। हर दल अपनी अपनी इच्छा जताते हैं। आपने जैसे कि इच्छा जताया, अपनी बात रखी कि स्ट्राइक रेट कोई आधार नहीं होता गठबंधन में। तुहिन सिन्हा जी ने कहा कि स्ट्राइक रेट हमारा सबसे ज़्यादा है। आपने बात कही कि चुनाव एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई में लड़ा गया। तुहिन सिन्हा जी भी मानते हैं कि चुनाव के वक्त किसी मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं किया गया था। तो मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करने में पैमाना आखिर क्या होना चाहिए? गठबंधन धर्म क्या कहता है? एक तो सीधा सा फॉर्मूला है कि गठबंधन धर्म है कि गठबंधन के तहत आपने चुनाव लड़ा तो जो पहले गठबंधन था उस गठबंधन को जनता ने स्वीकारा है तो उसी गठबंधन को बना के रखेंगे, वही सरकार कंटिन्यू रखेंगी। इस फार्मूले से जाओ तो एकनाथ शिंदे जाते हैं। लेकिन ये भी बात जाता है कि जब उस वक्त मुख्यमंत्री एक समय रहे हुए देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या इस बार एकनाथ शिंदे बड़ा दिल दिखाएंगे? तो मैं तुहिन सिन्हा जी आपके पास आऊँगा कि फॉर्मूला क्या आपके हिसाब से होना चाहिए ऐसे माहौल में? मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दूं मेरे मित्र बड़े भाई जो शिवसेना से हैं कि देखिए, स्ट्राइक रेट गिनाना जो है वो बेमानी नहीं होती है। समय के अभाव के कारण मैंने दोनों साइड का मैं विस्तार पूर्वक नहीं जा पाया, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट 81% है और विपक्ष का स्ट्राइक रेट 18% है। तो दोनों में अंतर जानने के लिए आप देख सकते हैं कि पूरा सामूहिक स्ट्राइक रेट देखिए। समय के अभाव में मैंने सामूहिक स्ट्राइक रेट नहीं देखा था, नहीं उस पर चर्चा की थी, लेकिन 81% वर्सेस 18% की लड़ाई है। और उसके बाद जो है, जब कांग्रेस पार्टी ईवीएम की बात शुरू करती है, ये कहती है कि कितनी हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस के रिजल्ट को स्वीकार कर रही है। कल मैं पवन खेरा जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें छोटे राज्यों में, झारखंड जैसे छोटे राज्यों में लेवल प्लेइंग फील्ड देती है, लेकिन बड़े राज्यों में ईवीएम की टैंपरिंग करती है। कितनी दयनीय सोच है, कितनी ही मतलब आप सोचिए कि कितनी छोटी सोच है। तो इस सोच से कम मुझे गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि हम तीनों पार्टियां जो महायुति की पार्टियां हैं, वो बड़ी सोच, बड़ी विजन के साथ हमने इलेक्शन लड़ा था और हमारे लिए लक्ष्य था बेहतर महाराष्ट्र और बेहतर भारत। देखिए, सीएम पद की जो चयन की प्रक्रिया होती है वो हर राज्य में हर स्थिति में अलग होती है। तो इस स्थिति में जो है मेरे ख्याल से जो एक केओस पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र के अंदर था, इतनी सारी पार्टियां थी, हमारे लिए जीत का लक्ष्य हासिल करना वो ज्यादा जरूरी था। और अब जो है सामूहिक तरीके से विचार विमर्श के जरिए अगला स्टेप ले लिया जाएगा। तो इसमें तुहिन सिन्हा जी, अगर मैं आपसे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन लूं कि इसमें बिहार फॉर्मूले जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं आएगी। ये अलग राज्य है, अलग माहौल है, अलग फॉर्मूला यहाँ भी होगा, इतना तो आप कहेंगे? बिहार 28 राज्यों में बिहार 28 राज्यों में एक राज्य है, तो बिहार की कन्वीनियंस के पर्पज से जो है अचानक बिहार से महाराष्ट्र की तुलना हम क्यों करें? देखिए, अन्य जगहों पर भी हमारी अलायंस की सरकारें हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी तो, लेकिन बिहार की जो तुलना है वो केवल यहाँ पर सडनली यहाँ पर मुझे उसमें कोई पर्पस नहीं दिखता है कि बिहार की तुलना आप यहाँ करें। कोई पर्पस नहीं दिखता। सुशील व्यास जी, बिहार से तुलना नहीं करना चाहिए यहाँ के राजनीतिक माहौल को? का वक्त दीजिए। लक्ष्मण जी, तीनों दलों के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान ही एक घोषित नीति अपनाई थी कि अभी महायुति को जिताना एकमात्र लक्ष्य है। उस पर हमने काम किया, प्रचंड जीत तीनों के प्रयासों से हमें मिली। और उसी समय सब शीर्ष नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारे आदरणीय अमित भाई साहब, जब वो 10 नवंबर, मुझे डेट भी याद है, उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव के बाद हम तीनों दलों के शीर्ष नेता बैठेंगे, आपसी सामंजस्य से हमारा एक नेता चुनेंगे जो मुख्यमंत्री होगा। वो स्थिति अब आएगी, एक आध दिन में आ जाएगी और सर्वमान्य नेता हम चुन लेंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसमें कहीं विवाद है नहीं। नहीं, विवाद तक तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। इसमें कोई नहीं मान रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह के विवाद हैं, इस वजह से विवाद की बात हम लोग करेंगे नहीं। यहाँ पे हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं। संगीत रागी साहब, देवेंद्र फडणवीस जो कि कहे जाते हैं कि आरएसएस के बहुत ही कर्मठ स्वयंसेवक रहे हैं, आरएसएस बहुत पसंद करता है और इस चुनाव में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाया है, चाहे मराठवाड़ा की बात करें या फिर कोंकण क्षेत्र की बात करें, वहाँ बीजेपी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस लेकर के आई है और इसका श्रेय काफ़ी लोग देवेंद्र फडणवीस को दे रहे हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को अवार्ड तो देना चाहिए। देखिए,
क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। और आपने एक मदारी देखा है ना, एक जादूगर को देखा है ना, वो जादूगर कई बार टोपी घुमाता है और घुमाते घुमाते उसमें से एक खरगोश निकालता है और फिर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अरे ये खरगोश कहाँ से आया, ये तो टोपी में पहले दिखा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति यदि आप देखेंगे तो वो ट्रेडिशनल कहीं नहीं रही है। आपने देखा होगा कि एकाएक उन्होंने प्रयोग किया हरियाणा में, तो खट्टर जी का प्रयोग किया, फिर सैनी जी का प्रयोग किया। आप राजस्थान में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, हम सारे कयासों को ध्वस्त करते हुए अमित शाह जी ने वो जादूगरी और बाजीगरी दिखाई है। तो अब यहाँ किसी कौन व्यक्ति होगा थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप ये भी कह रहे हैं रागी साहब, ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों के जो नाम चल रहे हैं, इन दोनों में से कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। अभिज्ञान प्रकाश, इतना जोखिम लेगी भाजपा कि ये दोनों नाम जो चल रहे हैं, एक नाथ शिंदे का, देवेंद्र फडणवीस का, यहाँ पे कोई सरप्राइज जैसा कि छत्तीसगढ़ देखा, मध्य प्रदेश देखा, राजस्थान देखा, वैसा कुछ यहाँ कर देंगे? मैं एक छोटी सी अपनी और टिप्पणी खत्म कर दूं, अपनी बात कह दूं। हाँ प्लीज कह दीजिए, फिर अभिज्ञान जी के पास जाऊंगा मैं। अभिज्ञान जी एक मिनट जरा अपनी बात रखना चाहते हैं संगीत रागे जी, हाँ बताएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीनों गठबंधन साथ साथ लड़े, लेकिन यह भी स्वाभाविक है और ये सबके सामने है कि देवेंद्र फडणवीस एक चमकते हुए ध्रुव तारा की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में निकल करके आए हैं। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी पर भी कोई आरोप नहीं है पिछले 2.5 साल के अंदर, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और दोनों ने मिलकर के जो बाला साहब की विरासत थी, जो इन्होंने परिवार तक सीमित कर रखा था, उसको खत्म किया। तीसरी बात, इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत का एक नया महामंत्र मिला है और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये शिवसेना के लिए भी है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये दोनों पार्टियां मिलकर के, तीनों पार्टियां मिलकर के ये निर्णय जरूर करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छा ही निर्णय आपको सुनाई पड़ेगा। मुझे तो जानकारी नहीं है तुहिन जी जैसा कौन होने वाला है। ठीक है, नहीं ये इस शो के जरिए हम ऐसा नहीं करें कि हम बता दें कि कौन बनने वाले हैं। हम लोग दरअसल चर्चा ये कर रहे हैं ताकि एक ये बन पाए कि आखिर किनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत होती है। अभिज्ञान जी, मैं वही सवाल लेकर के आऊँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नाम किसी के अटकले चला रहे होते हैं, चर्चा जिसकी सबसे ज़्यादा जोर होती है, पता चला निकल के कोई खरगोश निकल जाता है, संगीत रागी जी के शब्दों में कहें तो। लेकिन ये सिचुएशन महाराष्ट्र में होगा, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल अलग है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बिल्कुल इस वक्त अलग मुहाने पर खड़ी है। देखिए, मेरे दोस्त संगीत रागी ने एक बात बोली और वो बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है जहां तक बीजेपी का सवाल है। 2-2.5 दशक मैंने इस पार्टी को पैदा होते बड़े होते देखा है। बहुत प्रयोगात्मक हो गई है ये पार्टी, एक्सपेरिमेंट करने में यकीन करती है। मोदी और अमित शाह का कॉम्बिनेशन जो है वो रिस्क लेता है और सक्सेसफुल होता है। सबसे बड़ी बात है कि वो कामयाब होता है। तो ये पॉइंट संगीत रागी का बहुत वैलिड है। हालांकि महाराष्ट्र के केस में दावेदारी के हिसाब से अगर कोई आकलन करिए जो यथास्थिति बनी हुई है, दावेदारी सीधी सीधी होती है देवेंद्र फडणवीस की, होती तो किसी और की नहीं है। ठीक है, अगर आप नंबर्स को देखें, स्ट्राइक रेट को देखें तो दावेदारी देवेंद्र फडणवीस की होती है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो अरिथमेटिक नहीं होती ना सीधी सीधी। पॉलिटिक्स तो आपको पता है 2+2 5 होता है। तो इसलिए राजनीति को देखते हुए, शिंदे को साथ रखकर चलते हुए क्या चीज बनकर आएगी ये इनकी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। फैक्चुअलिटी ये है, हकीकत ये है, तथ्यों के आधार पर, इतनी बड़ी जीत के आधार पर दावेदारी सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की होती है। एक लाइन में और ऐड कर दो, और मैंने कई केसेस में ऐसा होते देखा है, अलग पार्टियों में भी, बीजेपी में भी, कि ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा वाली स्थिति जब ज्यादा दिनों तक चल जाती है ना, तो आप जीत का, अपनी ही जीत का, जो कि ऐतिहासिक है, मैं महाराष्ट्र को इनसाइड आउट जानता हूं
2 दशक से ज्यादा से वहां रहा हूं, तो आप अपनी ही ऐतिहासिक जीत का किरकिरा कर देते हैं। तो ये जरूर मैं चाहूंगा कि जो भी निर्णय हो वो फटाफट होकर सामने आ जाए और ऐसा लगे कि ये स्वाभाविक निर्णय था, क्योंकि ये जीत हमें मिली और ये स्वाभाविक डिसीजन था इस व्यक्ति को हमारा मुख्यमंत्री बनाना। अगर ज्यादा दांव पेच और ये सब और मुलाकातें और दिल्ली मुंबई ये सब होने लगेगा तो एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त बहुमत से आए हैं। मतलब आप हल्का सा भी टेंटेटिव होते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि आप आए ही बहुत अच्छे नंबर के साथ है। तो उसको एडवांटेज पॉइंट पे लीजिए। अगर आपको शिंदे को कन्विंस करना है कि नहीं शिंदे साहब आप इंतजार करिए, तुरंत करिए। अगर आपको 2.5 साल का फॉर्मूला लगाना है, तुरंत डिक्लेयर करिए कि 2.5 साल का फॉर्मूला, पहले राउंड में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। आप डिले मत करिए अपनी ही जीत का मजा किरकिरा करने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभिज्ञान जी आपका तो काफ़ी लंबा अनुभव है, लेकिन अभी डिले कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप हरियाणा का देखें, राजस्थान का देखें, मध्य प्रदेश का देखें, सब जगह 4-5 दिन तो हफ्ते दिन तक तो लग ही जाता है जब भी जीत करके आते हैं तो नाम का ऐलान करने में। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के दावेदारी हो रही, हो सकता है कि जल्दी नाम का ऐलान हो। मयूर पारेख जी, मैं सवाल वही है कि कितना संभव है कि देवेंद्र फडणवीस को ही सत्ता सौंप दे या फिर कोई नया चेहरा लेकर के आए, इसकी संभावना कितनी आपको दिख रही है? चीजें आपके शो के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का 132 सीटों का, दरअसल ये 132 सीटें नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा जो है वो 141 तक पहुंचता है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 12 कैंडिडेट शिवसेना के धनुष्य बाण से मैदान में उतारे थे। उसमें से 6 कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत गए हैं। नीलेश राणे, संजना जाधव, राजेंद्र गावित, विलास तरे, मूर्जी पटेल और अमोल कतनाल, ये सारे के सारे जीत चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से 4 कैंडिडेट जो है वो बीजेपी ने अपने एनसीपी के सिंबल पे चुनाव पे उतारे थे और उन 4 में से 2 जीत गए, राजकुमार बडोले और प्रताप पाटिल, ये दोनों ही एनसीपी से जीते हैं। तो ये 6 और 2 8, अगर आप 132 के साथ 8 जोड़ दे तो हो जाते हैं 140। और एक जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं वो बीजेपी से ही बाहर गए हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं और चुनाव जीत के आए, तो कुल मिला के हो गए 141। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा है 144। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अलावा छोटी मोटी पार्टियां, निर्दलीय वगैरह मिला के कुछ 10-12 जो है वो दूसरे भी चुने गए हैं, जो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर अलग अलग टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी के पास आके कहीं ना कहीं समर्पित हो जाएंगे। देखिए, ये पूरी बात मैंने आपको इसलिए इस शो में बताना ठीक समझा कि भारतीय जनता पार्टी के पास यदि 144 विधायकों का सीधा समर्थन हो, मैं इसे सीधा समर्थन मानता हूं, तो उस स्थिति में अपना पावर और किसी के साथ शेयर करने की बात ही कहां आती है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसके पास यदि कम विधायक हो या फिर जो अपोजिशन में हो तब भी बहुत ज्यादा आक्रामक रहता है। भारतीय जनता पार्टी पर तो यह आरोप लगाया जाता है कि उसके पास नंबर्स कम हो तो वो नंबर्स गेम खेल लेते हैं और अपनी सत्ता बना लेते हैं। ऐसे में अगर कोई आदमी ये बताता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का नाक दबा दोगे और मुख्यमंत्री पद उनकी नाक के नीचे से लेके जाओगे, तो इसके साथ मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। क्योंकि मैंने आपको गिना दिया है 141 तो सीधे के सीधे भारतीय जनता पार्टी के चुन के आ रहे हैं और निर्दलीय अगले 2-4 महीने में सारे के सारे भाजपा को समर्पित हो जाएंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के पास 144 का 145 से ज्यादा का सीधा आंकड़ा हो, ऐसे में वो मुख्यमंत्री पद भला क्यों किसी के साथ बांटे। और जहां तक बात आती है किसे चुना जाएगा मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि इसका फैसला अगले 24 घंटों में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 26 तारीख के बाद पूरा का पूरा कार्यकाल जो है महाराष्ट्र असेंबली का वो टेक्निकली फिनिश हो जाता है। यानी कि कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और अगर उसके बाद तेजी से मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं होता है तो राज्यपाल को इसकी रिपोर्ट बनानी होगी
और राष्ट्रपति को भेजनी होगी, और बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी ऐसी कोई मिस्टेक करेगी नहीं, कोई ना कोई, हालांकि इसमें भी लूप होल निकाल के 2-4 दिन तक मामला आगे टाला जा सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल कतई नहीं लगता कि अन्य राज्यों की तरह 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मामला टले। अब जहां तक बात है वो व्यक्ति कौन हो सकता है, मुझे इस समय लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा मुझे इस समय लग रहा है। आपने लेकिन बहुत ही बखूबी विश्लेषण किया जो आंकड़ों का खेल होता है उसमें, और आपने बिल्कुल सही कहा जो अब तक के जो इतिहास है वही है कि भाजपा जब नंबर गेम में थोड़े से कमज़ोर होती तब भी बहुत आक्रामक रहती है, और जब इतने सारे नंबर हो तो क्यों अपने कुर्सी सीएम की कुर्सी को शेयर करना चाहेंगे। सुशील व्यास जी, ये बड़ा ही ज्वलंत मामला है ये। लक्ष्मण जी, मैं मयूर जी का विनम्रता के साथ जवाब देना चाहता हूं। हालांकि पहली चीज, महायुति 234 सीट जीती है 288 में से, वो एक नाम से जीती है महायुति। किस दल ने कितनी जीती, क्या जीती, कौन किसके सिंबल पे लड़ा, वो कोई विवाद है नहीं। ये नई विवाद अगर आप उत्पन्न करना चाहते हो, उसको लाना चाहते हो चर्चा में, तो सुन लीजिए, संविधान का शेड्यूल 10 है जो दल बदल कानून है, उसके मुताबिक जो आंकड़े आपने दिए, क्या वो अलाउ करता है उन 6 या 4 विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को, अगर वो करना चाहें दल बदल तो कर सकते हैं। हम उस विवाद में नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं जोड़ देके, 234 के 234 महायुति के विधायक है, ना वो इधर के हैं, ना उधर के हैं, ना उधर के हैं। अब उसमें अगर इस तरह की चर्चा ला करके हम लोग कोई विवाद करें तो फिर कानून बीच में आता है। शेड्यूल 10 आपको अलाउ करता है क्या कि वो 6 विधायक जिनका नाम आपने गिनाया, जो अजित पवार के 4 विधायक जिनका नाम गिनाया, वो इधर से उधर जा सकते हैं, वो संख्या बल हो सकती है? नहीं। फिर क्यों हम लोग इस तरह की चर्चा करते हैं? दूसरी चीज, जो आपने 26 नवंबर की डेडलाइन की, पिछला जो हमारा वर्तमान विधानसभा है वो आई थी 26 नवंबर 2019 को एग्जिस्टेंस में। बात सही है आपकी, कल उसका सत्र खत्म होता है, लेकिन आपको शायद बता दूं कि कल रात को निर्वाचन अधिकारियों ने, जो महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने रिपोर्ट बना के नवनिर्वाचित विधायकों का एक जो प्रारूप होता है वो राज्यपाल जी को सौंप दिया, और नवी जो विधानसभा उसका गठन हो गया। अब ये सवाल है कि अगर मान लो मुख्यमंत्री को रहना है तो उनको कार्यकारी रूप, काम चलाओ मुख्यमंत्री के रूप में 2-3 दिन उनको गवर्नर कह सकते हैं, लेकिन नई विधानसभा का गठन होना चाहिए 26 तारीख के पहले, रात के पहले। वो हो गया कल रात को, वो कल रात को हो गया गठन, है ना? तो इसलिए इस तरह के विवादों में हम न पड़े। मैं अभी भी जोड़ देके कहता हूं, 234 महायुति के विधायक है, उसमें से एक भी ना इधर का है ना उधर का है, और ये मजबूती के साथ इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल साफ कर दिया, और अच्छी बात है। ये किसी तरह के विवाद में आप पढ़ना नहीं चाहते, ना तो पैदा करना चाहते, ना तो इस शो का मकसद है। ये हम लोग जस्ट एक तथ्य रख रहे थे सामने, और उसी के तथ्य के तहत मयूर पारिक जी ने ये तथ्य रखा। चूँकि पार्टी में तो आ नहीं सकते, वो कानून रोकता है, लेकिन एक है कि दिल किधर है, दल किधर है, इसका मामला यहाँ पर बनता है। तुहिन सिन्हा जी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो अभी हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी करेगी, भाजपा करेगी, शिवसेना करेगी, यहाँ पे अजित पवार के गुट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात को लेकर के जो एक आशंका जताई जाती है हर बार भाजपा को लेकर, जो सवाल मैंने पूछा भी था अभी मयूर पारिक जी से, कि जो नाम सबसे ज़्यादा चलता है भाजपा में, उस नाम का औपचारिक ऐलान होता नहीं है। कई बार अक्सर ऐसा देखने को मिला है, और इस बार सबसे ज़्यादा नाम देवेंद्र फडणवीस जी का चल रहा है। देखिए, बाकी स्थितियों से इसकी कोई तुलना नहीं है। यहाँ देवेंद्र जी जो हैं वो 2014 से 19 एक बहुत ही सक्षम, एक बहुत ही प्रभावशाली मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2019 में केवल उद्धव जी के विश्वासघात के कारण उन्हें वंचित होना पड़ा, और उसके बाद जब 2022 में फिर से हमारी सरकार बनी तो बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। तो इस बार जो है, आप किसी अन्य राज्य से जिसमें कि परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, उनसे उनकी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। 2024 के जो ये परिणाम निकले महाराष्ट्र में, वो एक तरह से 2019 का जो छल, जो कपट, आप देखिए परिणाम क्या स्वरूप, आप देखिए जिन 3 लोगों ने उस समय विश्वासघात किया था, मैंडेट को सबवर्ट किया था, उन तीनों को कितनी बड़ी सजा मिली है, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार।
तो ये एक जीत है देवेंद्र फडणवीस जी की और पूरी महायुति की, जो पिछले 2.5 साल से इंसाफ के लिए लड़ रही थी और एक बेहतर काम करके हमने दिखाया है कि हकदार जो है सरकार में रहने के हकदार हम हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी अन्य राज्य से आप महाराष्ट्र की इस वक्त तुलना कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ सिन्हा साहब से पूछूंगा मैं कि दरअसल जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो मराठा समुदाय को एकजुट करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है, वो जस्ट अभी रुका है, वो ठहर गया, शांत हो गया है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, देवेंद्र फडणवीस बने या फिर कोई और बने, तो आपको लगता है कि ये मराठा समुदाय को एकजुट रखने की जो कोशिश अब तक सफल रही है वो शायद विफल है? आप शायद पॉलिटिकल डिबेट्स कम करते हैं, बिजनेस चैनल से हैं, तो मैं समझ सकता हूं इस तरह की अटकलों पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, औपचारिक प्रवक्ता बहुत ज्यादा नहीं कह सकता है। चुनाव का जो कैंपेन हुआ है उस पर आप जो सवाल पूछना चाहें आप उससे पूछें, लेकिन जब तक ये नाम की घोषणा नहीं हो सकती है, मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज्यादा अटकलों पर मेरे लिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप बचना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना प्रवक्ता होने के नाते जितना आप कह सकते हैं आपने अच्छे से बातों को रखा। सुशील व्यास जी, आपका अगर मैं आकलन पूछूं कि एक फॉर्मूला बीच में ये भी निकलकर सामने आया था कि 2.5 साल हमारे सीएम बनेंगे, 2.5 साल हमारे सीएम बनेंगे, इस तरह के किसी फॉर्मूले का ऑफर होता है तो आप लोग स्वीकार करेंगे? इस तरह का कोई फॉर्मूला न तो चर्चा में आया है, न कहीं इसका कोई जिक्र है। जिक्र यही था कल तक परसों तक महायुति को जिताना, जो हमने सबने मिलकर एकजुटता के साथ प्रचंड बहुमत से जिताया है। नहीं, बिल्कुल जो फॉर्मूला होगा वो आपको स्वीकार होगा। नहीं, और मुख्यमंत्री के बारे में ये सार्वजनिक रूप से घोषणा थी कि चुनाव के बाद हम लोग इकट्ठा बैठेंगे और अपना नेता चुनेंगे, वो हमारा भावी मुख्यमंत्री होगा, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए, कोई विवाद है नहीं। और बहुत स्मूथली हम लोग आने वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता की सेवा करेंगे। निश्चिंत रहिए आप उस बात को लेकर। बिल्कुल। विज्ञान प्रकाश, 2 सवाल निकल कर सामने आए जिस पे दोनों प्रवक्ताओं ने जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया, जो जाहिर तौर पे प्रवक्ता हैं और इस तरह के बयान यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि एकनाथ शिंदे अगर नहीं बनते हैं तो मराठा एकजुटता का क्या होगा। फिर ये भी होता है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला क्या यहाँ भी लागू हो सकता है क्या, भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में रहकर भी कर सकती है क्या, इसका क्या आकलन निकाला जाए? देखिए, मेरी बड़ी पुरानी घिसी पिटी लाइन है, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि केस बनता है देवेंद्र फडणवीस का, इसमें मेरे मन में कोई डिबेट नहीं है। और मैं मयूर की बातों से सहमत हूँ, मैं संगीत रागी की भी एक पॉइंट से बहुत सहमत हूँ कि बीजेपी अब एक्सपेरिमेंट करने वाली पार्टी और बहुत सक्सेसफुल होती है एक्सपेरिमेंट करने में। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने इस बात को साबित किया है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैंडेट है, इसमें जो एलिमेंट है जो बीजेपी के लिए चुनौती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो दोनों प्रवक्ता नहीं कह सकते। स्वाभाविक है, जिस जगह पर वो काबिज है उसकी वजह से नहीं कह सकते। वो ये है कि इस इलेक्शन में बीजेपी के लिए भी एक कैटलिस्ट का रोल जो है वो शिंदे ने ही प्ले किया है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और योजनाएं बाकी चीजें वो उनकी तरफ से निकल कर आई। दूसरा मराठा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम किया, शिंदे के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। उसने शरद पवार जैसे मराठा नेता को नीचे कर दिया। तो ये फैक्टर्स है जो बीजेपी अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन में लेगी। लेकिन साथ में सच्चाई भी ये है कि अगर ये फैक्टर्स को आप कैलकुलेशन में लेते हैं और शिंदे को कन्विंस करते हैं कि उनकी अहमियत, उनकी इज्जत, उनकी सियासी हैसियत सब वैसे ही बरकरार रहेगी, तो मेरे हिसाब से कुर्सी पर बैठने का मुख्यमंत्री की केस में फिर दोहराऊंगा, देवेंद्र फडणवीस का ही बनता है, किसी और का नहीं बनता है।
सुशील व्यास जी, आपसे अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को समझूं, चूँकि जैसा कि अभी कहा विज्ञान ने कि केस देवेंद्र फडणवीस का बनता है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जी के लिए क्या विकल्प बचता है। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा कि अजित पवार के पार्टी के नेता ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस या फिर भाजपा के नेता इस गठबंधन का नेतृत्व करें, क्योंकि ऐसा करने से हम लोग के लिए तालमेल बैठाना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये लॉजिक कितना सही है? लक्ष्मण जी, मैं फिर विनम्रता से कहना चाहता हूँ, 24 घंटे का इंतजार करें। महायुति आपसी सहमति से, बहुत प्यार से, एक रूपता के साथ अपना नेता चुन लेगी जो अब मुख्यमंत्री होगा। कोई विवाद है नहीं, और कौन क्या कहता है, कौन किस दल का नेता कहता है, वो कोई ना बातें पहले हुई। गठबंधन की राजनीति में सारी चीजें टीवी चैनलों पे नहीं होती हैं। शीर्षस्थ नेता बैठेंगे, आपस में तय करेंगे। संगीत रागे जी, संगीत रागे जी, ये जो अजित पवार की पार्टी के नेता का मानना है कि हम लोग भाजपा की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे लिए तालमेल कर पाना ज्यादा आसान होगा। देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी को और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को एक महामंत्र मिला है। मैं जिसे बार बार कहता हूं, हिंदू एकजुटता का। और जैसे ही आप मराठा, कोंकण, ये जाति ब्राह्मण का बनेगा या नहीं बनेगा, मराठवाड़ा से बनेगा या नहीं बनेगा, इस क्षेत्र से बनेगा या उस क्षेत्र से बनेगा, जैसे ही इन एलिमेंट को आप ले आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व कमजोर हो जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि आप उसको वीकेंड करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो इस डिस्कोर्स को तो शिवसेना को और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को ही कम से कम इसको रेलीगेट कर देना चाहिए। दूसरी बात, अभी सबसे बड़ा खतरा क्या है और सबसे बड़ा उनके सामने क्या है? कई बार कहा जाता है ना कि सांप को मारिए लेकिन आधा मत मारिए, उसके नाक थोबड़े को इतना कुचल दीजिए कि वो उठ करके खड़ा होने की स्थिति न रहे। शिवसेना उद्धव ठाकरे आज उस स्थिति में है, मृत शैया पर पड़ा हुआ है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विरासत को जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने बेचा, वो दोबारा नहीं पनपना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिवसेना के शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ रहें। साथ ही अजित पवार के लिए भी ये आवश्यक है कि शरद पवार की जो पूरी राजनीति थी, जो एक क्षेत्र विशेष तक थी, मुझे नहीं मालूम है कि क्यों शरद पवार को इतना बड़ा नेता लोग बना करके रखता है, और कई बार इसका जिक्र हम लोगों ने टेलीविजन चैनल पर भी किया है कि बड़े चाणक्य, महाराष्ट्र के चाणक्य, अरे क्या चाणक्य, अपने बल पर एक बार भी सत्ता में नहीं आया, इतना बड़ा चाणक्य। ऐसे व्यक्ति को दोबारा उभारना हो, ये सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी, और मैं अभियान से बिल्कुल सहमत हूं। यदि गठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर के प्रवक्ताओं के बीच में कोई इस प्रकार का टेलीविजन पर कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा तो ये बड़ी खतरनाक बातें होगी। मुझे लगता है कि अमित शाह जी जब बैठेंगे इन तीनों नेताओं के साथ, तो आप यकीन मानिए कोई निकल करके आएगा। अब कौन होगा महाराष्ट्र की आगे जाने वाली, देखिए मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि महाराष्ट्र इस 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र और बिहार दो कमजोर कड़ियां मानी जा रही थी। हम मान करके चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 70 सीटें तो आएंगी, लेकिन दो ऐसी जगह हैं जो हमारी कमजोर कड़ियां हैं। बिहार ने तो अच्छा किया लेकिन महाराष्ट्र खराब हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी भी ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि वो एक ऐसा फोर्टेस हो, हिंदुत्व की एक ऐसी दूसरी प्रयोगशाला हो जो गुजरात के बाद उतना ही कंसोलिडेट करके है। अब इस आने वाले दिनों में क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसकी संभावना से आप इनकार नहीं करेंगे। और उसी दिशा में इस डिबेट को हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकते हैं, और हम लोग एक और मुद्दा है कि जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे एकनाथ शिंदे बने, देवेंद्र फडणवीस बने, या फिर जो भी गठबंधन तयकर्ता बनते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, क्या नीति होगी, पिछले सरकार से किस तरह से अलग हो सकती है सरकार की प्राथमिकताएं, इस पर भी बातचीत करेंगे आप सभी मेहमानों से। अभी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।